हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्टडी चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके और जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों वीडियो को आपको शुरुआत से लेकर बिल्कुल लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखना है। जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट बताए जा रहे हैं आज की इस वीडियो के दौरान, आप उनको नोट जरूर करते चलेगा। नोट नहीं कर पा रहे हैं तो साथ में स्क्रीनशॉट जरूर करते चलेगा, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट आज का ये सेट रहेगा। और इसमें देखिए, जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताते जा रहे हैं आप नोट कर लीजिएगा। एक वन लाइनर बनाइएगा, ठीक है, और उस वन लाइनर के अंतर्गत आपको लिखते चलना है और जब भी आपका एग्जाम हो उसको एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, बीपीएससी टीआरई जो आपका री एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एसएससी के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और आज के प्रश्न रहे एक से बढ़कर एक प्रश्न आज के इस सेट में हमने रखे हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़े ही फटाफट तरीके से आज के इस सेट को हम सिर्फ 25 से 30 मिनट के अंतराल में इसको खत्म कर देंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आज का सेट है। चलिए पहला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए वृंदावन, वाराणसी, और कह रहा है कि इलाहाबाद। डी ऑप्शन कह रहा है कि आगरा में। चलिए इसके लिए कमेंट करिए और सभी देखिए सभी दोस्त से गुजारिश रहेगी कि आप कमेंट जरूर करते चलिएगा। बस ऐसे ही आपको समझना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और माइनस मार्किंग के साथ में आप अपना ये पेपर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है के लिए कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए स्वामी हरिदास जयंती का कह रहा है कि प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में किस नगर में, किस शहर में इसका आयोजन किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन यहां पर बी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा वाराणसी में, ठीक है। स्वामी हरिदास की बात करते हैं तो यहां पर बहुत सारे, एक प्रश्न है लेकिन यहां पर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए एक एक को यहां पर देखते हैं। स्वामी हरिदास की बात करते हैं तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछता है कि इनका जन्म कहां पर हुआ था, उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न है, तो जन्म याद रखिएगा कहां पर हुआ था, अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और इसी कारण से अलीगढ़ को याद रखिएगा क्या बोला जाता है, हरिगढ़। क्या है, हरिदासगढ़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखिए याद रखिएगा हरिदासगढ़ के नाम से भी जानते हैं किसको, अलीगढ़ को। अलीगढ़ की बात करते हैं तो देखिए अलीगढ़ को क्या है, ताला नगरी के नाम से जानते हैं। जो भी अलीगढ़ के ताले हैं, जो भी अलीगढ़ में ताला उद्योग है, इसमें क्या है भैया, जो अलीगढ़ के ताले हैं अपने देश विदेश में इसको पहचान बनाए हुए हैं। बहुत ही अच्छी तरीका के ताले होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसीलिए अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। स्वामी हरिदास से संबंधित और एक महत्वपूर्ण आपको पॉइंट याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन रहे हैं? तो याद रखिएगा किसके समकालीन रहे हैं, याद रखिएगा अकबर के। किसके रहे हैं? अकबर के समकालीन रहे हैं। नोट कर लेना है आपको, किसके समकालीन रहे हैं? अकबर के समकालीन रहे हैं स्वामी हरिदास जी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यदि आपसे पूछता है कि ध्रुपद मेला कहां पर लगता है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, वाराणसी में लगता है। चलिए दूसरा प्रश्न है, सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। और यहां पर हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? देखिए एक तो होता है अधिकतम दूरी जो आपको समझना है, दूसरी होती है न्यूनतम दूरी। देखिए मान लीजिए हमारा कोई ग्रह है, ठीक है, तो जो ग्रह है कुछ यहां पर देखिए थोड़ा सा डायग्राम, ये है आपका क्या है, सूर्य। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, याद रखिएगा ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। तो देखिए जो सूर्य होता है, एक यहां पर जो सबसे दूरी पर जो पॉइंट होता है, ठीक है, सबसे दूर पर जो ग्रह रहता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसौर बोला जाता है जब ग्रह, ठीक है, जब क्या है ग्रह सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अपसौर की घटना बोलते हैं। और अपसौर की घटना कब घटित होती है ये भी आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ये प्रश्न बन चुका है, याद रखिएगा। और एसएससी के अंतर्गत ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि अपसौर की घटना किस दिन घटित होती है, तो याद रखिएगा 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई आपको नोट कर लेना है, जब ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। यदि आपसे पूछता है कि न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा जब ग्रह न्यूनतम दूरी पर होता है सूर्य के, तो उसे बोलते हैं उपसौर की घटना बोलते हैं। और जो उपसौर की घटना होती है ये कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर जाएगा। ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या बोला जाता है? अपसौर की घटना बोलते हैं। बी इज द राइट आंसर। चलिए
तीसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन रहे हैं भैया बताइए। चलिए देखिए ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केशव दास। चलिए तो देखिए उत्तर प्रदेश का कह रहा है कि एक क्या है द लीडर करके, एक द लीडर करके क्या है समाचार पत्र था, क्या था समाचार पत्र था, और कह रहा है कि इसका प्रकाशक कौन था। और दूसरा जो यहाँ पर आपको पॉइंट नोट करना है कि इसका प्रकाशन जो द लीडर समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन किस शहर से होता था, कहाँ से होता था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका प्रकाशन यदि आपसे पूछता है तो याद रखिएगा कहाँ से होता था, प्रयागराज से होता था। कहाँ से होता था, प्रयागराज से होता था। किसके द्वारा किया जाता था भैया, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया जाता था। महात्मा गांधी जी की एक पत्रिका बहुत ही फेमस है, हरिजन पत्रिका है। क्या है, हरिजन पत्रिका है, इसको भी आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। चलिए तो यहां पर थोड़ा सा डायग्राम देखिए, ये है हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, ये मैं कौन शेप में यहां पर आपको एक डायग्राम ले रहा हूं, ये आपका क्या हो गया। चलिए ये मैंने मान लीजिए पृथ्वी का कुछ पार्ट काट लिया है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका 3 भागों में यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जो सबसे ऊपर का भाग होता है इसे बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। मध्य का होता है मेंटल, क्या होता है मेंडल नहीं, मेंटल होता है। ठीक है, और ये जो सबसे निचला पार्ट होता है जो अंदर का होता है पृथ्वी के, उसे क्या बोलते हैं, ये मध्य का है, पृथ्वी के मध्य का है। ठीक है, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, क्रोड के नाम से जानते हैं। एक आपने हॉलीवुड का फिल्म भी देखा होगा शायद, क्रोड के नाम से है। ठीक है, वो क्या है, जहाज से क्या करते हैं, ठीक है, पृथ्वी के मध्य भाग तक जाते हैं और वहां पर खोजबीन करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्रस्ट भाग की बात करते हैं। तो क्रस्ट में जो मिलता है सियाल, क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, इसमें होता है निकेल और लोहा होता है। ठीक है, और सीमा किसमें होता है, जो आपका क्रोड भाग होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारा, किसमें होता है, मध्य भाग में पाया जाता है, निफे। क्या पाया जाता है, निफे पाया जाता है। निकेल और लोहा की प्रधानता किसमें होती है, मध्य वाला जो मेंटल वाला जो भाग है उसमें पाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक और इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके एक पॉइंट नोट करना है। आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक कौन से तत्व की प्रधानता होती है। याद रखिएगा कौन सा। ठीक है, क्या पाया जाता है, लोहा ऑप्शन में देगा, लोहा होता है, सिलिका होता है, ठीक है, मैग्नीशियम होता है, या फिर ठीक है या ऑक्सीजन होता है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा मात्रा में पृथ्वी की क्रस्ट में जो पाया जाता है उससे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन कितना होता है, 46% तक होता है। कितना होता है, 46% तक ऑक्सीजन होता है। किसमें होता है, क्रस्ट में। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी की यदि बात करता है तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना है। चलिए तो देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसके लिए आप थोड़ा सा कमेंट करिए, जब तक सभी बच्चे कमेंट करेंगे मैं आपको एक एक पॉइंट यहां पर नोट करवाता हूं। देखिए सबसे पहले जो बात आती है कि 1856 में क्या होता है भैया, 1856 में, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा पहले तो देखिए बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। 1856 में एक वो होता संघ बनाया जाता है, विधवा पुनर्विवाह संघ, जिसे क्या बोलते हैं, विधवा पुनर्विवाह संघ के नाम से जानते हैं। और इस संघ की स्थापना यदि आपसे पूछता है तो किसके द्वारा की जाती है, पंडित विष्णु शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, पंडित विष्णु शास्त्री जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, विधवा पुनर्विवाह संघ की। इसके बाद में 26 जुलाई, याद रखिएगा 26 जुलाई 1856 में, क्या है, 26 जुलाई 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक कानून लाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के नाम से जानते हैं। ये भी आपको पुनर्विवाह अधिनियम के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा किसके द्वारा लाया जाता है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है कि किसके प्रयास से लाया गया था ये अधिनियम। याद रखिएगा तो किसके प्रयास से लाया गया था, याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी है। याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में एक अगला जो यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट आपको नोट करना है, पूछा जाता है कि पारित किसने किया था। तो पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। लेकिन
लाया कौन था? लॉर्ड डलहौजी। किसके प्रयास से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से, ठीक है। इन्होंने क्या है सबसे ज्यादा इस अधिनियम कानून का क्या है सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार भी किया है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा। संघ पूछता है तो विष्णु शास्त्री ने संघ की स्थापना की, ठीक है। कानून अधिनियम कौन लाया? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। 26 जुलाई 1856 को किसके प्रयास से? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से, याद रखिएगा। पारित लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया। तो ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, आपसे कहीं ना कहीं देखिए घुमा फिराकर ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और हमसे क्या है आंसर गलत हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? तो देखिए क्षमादान की यदि मैं बात करूं, मृत्युदंड की नहीं, क्षमादान की बात करूं तो सिर्फ 2 लोगों को अधिकार है क्षमादान के लिए। कौन किस किस को है? एक तो हमारे राष्ट्रपति जी को, किसको है? राष्ट्रपति जी को है। किसको है? राष्ट्रपति जी को है, ठीक है। दूसरा जो अधिकार है वो है किसको? राज्यपाल जी को। किसको? राज्यपाल को। अब समझिएगा यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको नोट करना है। देखिए राष्ट्रपति की बात करते हैं तो देखिए राष्ट्रपति का आपसे आर्टिकल पूछता है तो आर्टिकल जो संविधान का 72 कॉन्स्टिट्यूशन का 72 जो आर्टिकल है बोलता है कि यदि किसी व्यक्ति को सजा दी जा रही है, मृत्युदंड दिया जा रहा है, तो याद रखेगा कौन क्षमा कर सकता है, ठीक है। कौन क्षमा कर सकता है? राष्ट्रपति जी क्षमा कर सकते हैं, याद रखिएगा, मृत्युदंड को भी। लेकिन मृत्युदंड को क्षमा कौन नहीं कर सकता? राज्यपाल नहीं कर सकता है। लेकिन क्षमादान की शक्तियां हैं, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। 161 ये अधिकार देता है किसको? क्षमादान की शक्तियां किसको देता है? राज्यपाल को। और 72 जो आर्टिकल है वो किसको क्षमादान की शक्ति देता है? राष्ट्रपति जी को शक्ति देता है, याद रखिएगा। तो हमारा डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? कह रहा है नेपाल से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से। चलिए तो पूर्वी जो सीमा है वो किससे मिलती है? बिहार से मिलती है, आप समझ रहे होंगे। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा एकमात्र कौन से देश से मिलती है? तो याद रखिएगा नेपाल से मिलती है, ठीक है, याद रखना है आपको। इसके अलावा जो आपको याद रखना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो नोट करना है आपको कौन सा है? सहारनपुर है। कौन सा? सहारनपुर है। पूछता है कि सबसे पश्चिमी पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया है, ठीक है। कौन सा है? बलिया है। सबसे दक्षिणी जिला यदि आपसे पूछता है तो सोनभद्र है। और सबसे पूर्वी जिला पश्चिमी जिला पूछता है तो वो कौन सा है? शामली है। ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है और पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर है? चलिए तो आपको नोट कर लीजिएगा एक लाइन से, कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण संस्थान बताता हूँ आपको। कानपुर की बात करते हैं तो देखिए चमड़ा उद्योग संस्थान, ठीक है, क्या है? चमड़ा उद्योग संस्थान। यदि आपसे पूछता है कहाँ पर है? कानपुर में है। इसके अलावा दाल अनुसंधान संस्थान के अलावा चीनी अनुसंधान संस्थान, ये सभी कहाँ पर है? कानपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा। शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, नोट करिएगा। यदि आपसे पूछता है कि शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। लखनऊ की बात करते हैं, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, विश्व अनुसंधान संस्थान, औषधि अनुसंधान संस्थान, भातखंडे अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये सभी कहाँ पर है? लखनऊ में है। बरेली में कौन सा संस्थान है भैया? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। पूछता है कि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? याद रखेगा। और पक्षी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यदि आपसे पूछता है तो कहां पर है? बरेली में है, ठीक है, बरेली इज्जतनगर। तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर है? लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यदि दोस्तों देखिए समझ में आ रहा हो तो आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसे बोलते हैं? चलिए देखिए आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र, तो हम बात कर लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसे बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र किसे बोलते हैं और तृतीय क्षेत्र किसे बोलते हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं? कृषि को। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है औद्योगिकीकरण हो गया, ठीक है। और तृतीयक जो क्षेत्र है वो किसको बोला जाता है? जो सेवा क्षेत्र होता है, जैसे बैंक वगैरह हो गया, ये किसके अंतर्गत आती हैं? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। तो ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? चलिए कमेंट करिए इसके लिए कि राइट आंसर क्या जाएगा इसका। तो देखिए राडार की बात करते हैं तो राडार हो गया और दूसरा जो होता है आपको जो नोट करना है क्या होता है? सोनार। देखिए राडार और सोनार में क्या है?
वस्तु का पता लगाने के लिए इसमें क्या है, तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि राडार में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, राडार में होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग, और जो सोनार होता है इसमें होता है ध्वनि तरंगों का प्रयोग। लेकिन जो सोनार होता है, अंतर क्या है, इसमें अंतर होता है कि जो सोनार होता है इसका प्रयोग किया जाता है समुद्र में किसी वस्तु वगैरह को खोजने के लिए, याद रखिएगा इसको, किसी वस्तु का पता लगाने के लिए। लेकिन राडार होता है किसमें, अंतरिक्ष में, इसमें किसी वस्तु का खोज करने के लिए राडार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। चलिए इसके लिए कमेंट करेंगे। चलिए तो देखिए 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम समझ गए थे कि भाई हिंदू और मुस्लिम के मध्य में यदि एकता को क्या है भंग कर दिया जाए तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इंडिया पर अधिकार जमा सकेंगे अपना। ठीक है, तो फूट डालो और शासन करो की जो नीति अपनाई गई थी 1857 या 1858 के बाद में, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो 1857 है, एक प्रश्न आपसे पूछता है कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो देखिए कहाँ से मानी जाती है, मेरठ से मानी जाती है। और इसी कारण से देखिए मेरठ को क्या है क्रांति नगर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा क्या है, क्रांति नगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा मेरठ की बात करते हैं तो यहाँ पर शुरुआत कब हुई थी, 1857 की क्रांति को 10 मई पे। ठीक है, जो शुरुआत क्रांति की शुरुआत कब से होनी थी, 31 मई 1857 से, लेकिन शुरू कब हो गई, समय के पहले ही शुरुआत हो गई थी, और यही क्या है असफलता का कारण रहा था। ठीक है, तो 10 मई 1857 से, याद रखिएगा कहाँ से, मेरठ से शुरू हुई थी, इसी कारण से क्या है मेरठ को क्रांति नगर के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है, श्रावस्ती में है, कालपी में है, बिठौर में है, और कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। चलिए सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम है वो कहाँ पर है, बिठूर में है, याद रखिएगा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। देखिए बिठूर की बात करते हैं तो बिठूर यदि आपसे पूछता है कहाँ पर है, कानपुर में है। इसके अलावा जो आपको कानपुर के मंदिर याद रखना है, एक तो है जेके मंदिर, क्या है जेके मंदिर। इसके बाद में बेरी बेरी जो इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इंपोर्टेंट है, वो कौन सा है, भितरगांव का ईंटों से बना हुआ मंदिर, क्या है भितरगांव का ईंटों से बना हुआ मंदिर, यदि आपसे पूछता है कहां पर है, कानपुर में है, याद रखिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। श्रावस्ती की बात करते हैं तो देखिए आपसे पूछा जाता है प्रश्न, यहां से वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध जी थे, ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए हैं, तो सबसे ज्यादा यदि उपदेश पूछता है कहां पर दिए, श्रावस्ती में। सबसे पहला यदि उपदेश पूछता है कि कहां पर दिया है तो याद रखेगा वाराणसी सारनाथ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। चलिए तो देखिए सबसे पहली फैक्ट्री की बात करते हैं कि मुगल काल में कहां पर लगाई गई थी, तो देखिए सबसे पहले फैक्ट्री कहां पर लगाई गई थी, याद रखिएगा मुसलीपट्टनम में। कब लगाई गई थी, 1611 में, लेकिन ये क्या है अस्थायी रूप से लगाई दी गई थी, कुछ समय के बाद में बंद हो गई। इसके बाद में 1613 में कहां पर, याद रखिएगा सूरत में स्थायी रूप से, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा फैक्ट्री लगाई गई। याद रखिएगा कब लगाई गई थी, 1613 में। यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ में हमारा राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कह रहा है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। चलिए तो देखिए सिनेमा की बात करते हैं तो सिनेमा के लिए भारत की के सापेक्ष बात करते हैं तो देखिए भारत में जो सबसे उत्कृष्ट जो पुरस्कार है वो कौन सा दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के। कौन सा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, साहित्य के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और यदि आपसे पूछता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था तो याद रखेगा जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है अगला जो ऑप्शन है हमारा खेल कूद के लिए, तो खेल कूद के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है सी राइट आंसर जाएगा अर्जुन पुरस्कार। और इसके अलावा एक और पुरस्कार याद रखेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार भी खेल के लिए प्रदान किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में बात करते हैं प्रदेश की, ठीक है, बात करते हैं देश की कि कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो शांति स्वरूप भटनागर जी के नाम पर ही इसका नाम रखा है। चलिए तो यहां पर जो सी ऑप्शन है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घरों में कह रहा है कि विद्युत संयंत्र किस सीरीज में जोड़े जाते हैं। चलिए बताइए किस क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम में कह रहा है कि समानांतर पैरेलल क्रम में, और कह रहा है कि मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो घरों में जो संयंत्र जोड़े जाते हैं, जो परपथ लगाया जाता है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जल में स्थायी कठोरता का कारण बताइए। देखिए तो कठोरता की बात करते हैं तो दो टाइप से, एक तो देखिए होती है स्थायी कठोरता जो कभी भी खत्म नहीं होती, ठीक है, याद रखिएगा,
और जो दूसरी कठोरता होती है उसे बोलते हैं अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता का जो हटाने का जो तरीका है वो क्या है, जैसे जब हम जल को गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि सफ़ेद सफ़ेद जो सतह होती है किसी बर्तन की, ठीक है, बर्तन की सतह पर सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है, वो क्या है, जो अस्थायी कठोरता होती है वो क्या है, अलग हो जाती है। तो याद रखिएगा स्थायी कठोरता का कारण क्या है, और दूसरा जो आपको नोट करना है अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो स्थायी कठोरता की बात करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फाइड के कारण होती है स्थायी कठोरता, जो कभी भी नहीं जाती। लेकिन देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है अस्थायी कठोरता, जो क्या है, जल को गर्म करने के दौरान ही खत्म हो जाती है। तो इसको आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का मुख्य काम। ट्रांसफार्मर का जो मुख्य काम होता है क्या होता है, एसी, जो एसी वोल्टेज होता है उसको क्या है, स्टेप अप और डाउन करना होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, कमेंट जरूर करते चलिएगा। उत्तर प्रदेश का नौचंडी मेला, चलिए देखिए नौचंडी मेले की बात करते हैं तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न यहां से बनता है, पूछा जाता है कि जो नौचंडी, देखिए एक प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का, ठीक है, कुंभ मेले के बाद जो सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा मेला है, याद रखिएगा। तो प्रदेश का जो सबसे बड़ा कुंभ मेले के बाद यदि कोई मेला लगता है तो वो है नौचंडी मेला है, जो मेरठ में इसका आयोजन किया जाता है। ये मेला जो आपके नवरात्रि चलते हैं, नवरात्रि के जो आपकी चैत्र माह की, कौन सी, चैत्र माह की जो आपकी नवरात्रा चलते हैं उसके एक सप्ताह पहले क्या है, एक सप्ताह पहले इस मेले का आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा कहां पर किया जाता है, मेरठ में किया जाता है। और इसके अलावा एक प्रश्न और आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सा मेला है उत्तर प्रदेश का जो हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक माना जाता है, वो है नौचंडी मेला, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, नौचंडी क्या है, नौचंडी देवी भी है, और साथ साथ में आपको नोट करना है कि हजरत वाले मियाँ की दरगाह भी है। तो दोनों को क्या है, हिंदू और मुस्लिम की दृष्टि से क्या है, बहुत ही बड़ा मेला माना जाता है, दोनों की एकता का प्रतीक भी इसको माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह, तो उसको क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास क्रिया बोलते हैं, इसको बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। चलिए तो देखिए वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है, फोर्ट्रान है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन क्या है, यदि फुल फॉर्म आपसे पूछता है तो क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा एक भाषा क्या है, बेसिक है, और अगली भाषा जो क्या है, कोबोल है, ठीक है। चलिए ये रहे आज के प्रश्न, और मुझे आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा आज का ये सेशन कैसा लगा है। अच्छा लगा हो अपने दोस्तों को शेयर करें, भाई बहनों को शेयर करें, ठीक है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई एग्जाम के लिए, इसके अलावा एसएससी एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए, एमपी के किसी एग्जाम के लिए, लेखपाल हो गया, ठीक है, इसके अलावा एसएससी एग्जाम हो गया, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा है। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जरूर जाइएगा। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। धन्यवाद।